हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चे लोग, आज हम आपके वेव्स का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में वेव्स की काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है कि वेव क्या होता है, किस तरह की वेव्स होती है, उसके अंदर क्या क्या कहानी होती है, उसके इक्वेशंस कैसे होते हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वेव्स का फेज किसको कहते हैं और फेज डिफरेंस से हमारा क्या मतलब होता है। अब बच्चे लोग, हमने अभी तक वेव की वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। वेव की वेलोसिटी हम कैसे देते थे? ओमेगा बाय के। है ना? आपने देखा था टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, ये एक वेलोसिटी की फॉर्मूला थी। फिर दूसरी एक फॉर्मूला हमने देखी थी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या तो फिर हमने एक फॉर्मूला देखी थी 1 अपॉन टाइम को हम एफ लिखते थे, सो लैम्बडा एफ, जहां पे लैम्बडा क्या होता है बेटा? वेवलेंथ। ये तीन फॉर्मूला हमने अभी तक देखी थी। किसके लिए? वेव की स्पीड के लिए। वेव मतलब ये जो बम्प बन रहा है, ये जो बम्प बन रहा है, ये कितने स्पीड से आगे जाएगा, कितने स्पीड से आगे जाएगा, उसके लिए तीनों फॉर्मूला थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों फॉर्मूला के लिए हमें इक्वेशन ऑफ वेव होना जरूरी है, या तो फिर ये वैल्यूज का पता होना चाहिए। देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन है तो मैं उसके अंदर से ओमेगा के निकाल सकता हूं, या के पता है तो लैम्बडा निकाल सकता हूं, ओमेगा पता है तो टी निकाल सकता हूं, टी पता है तो एफ निकाल सकता हूं, या ओमेगा से एफ निकाल सकता हूं। सारे रिलेशन हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर मेरे पास मान लो इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है, मेरे पास इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है, मान लो कि बेटा आपको एक रोप दिया है, एक डोरी दी है, और उसके अंदर ना आपको दो चीज दी है। सपोज करो जैसे कि ये एक डोरी है और इसके अंदर की आपको टेंशन देके रखी है। आपको याद होगा ना बेटा, रोप के अंदर जो फोर्स लगता है उसको हम टेंशन कहते हैं। सो आपको टेंशन देके रखा है, और इस बार बेटा ये जो रोप है ये थोड़ी थिक है, इसका कुछ ना कुछ मास है, तो इसका मास भी देके रखा है, और बोला हुआ है कि अब वेलोसिटी फाइंड करो। तो बच्चा इस केस में वेलोसिटी की फॉर्मूला आती है रूट टी बाय म्यू। रूट टी बाय म्यू, जहां पे टी क्या है? टेंशन है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। ये वेव कितने स्पीड से आगे जाएगा, और टी क्या है? टेंशन। सर ये सब पढ़ा के आप हमें टेंशन दिला रहे हो। ठीक है, देखते जाओ बेटा, बहुत आसान सी चीज है। और म्यू क्या है यहां पे? मास पर लेंथ। मास पर लेंथ हमने पहले भी देखा था बेटा, याद है? लीनियर मास डेंसिटी, मास पर लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, याद है? इसको पहले भी हमने हमारे कई चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो बच्चा ये फॉर्मूला कैसे आई, कहां से आई, कब ये वैलिड है, आओ जरा इसके बारे में हम देखते हैं। कैसे आई ये इक्वेशन, क्या इसके पीछे फंडा है, आओ देखते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग और रोप। बच्चा एक चीज याद रखना कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए। ट्रांसवर्स वेव कहां होती है? डोरी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग हो गई, उसके अंदर हो सकता है। आपने किसी डोरी से कोई वजनदार चीज बांध के रखी है, उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। लेकिन साउंड वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो बेटा उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकती है। कहां पे यूज होगी? जहां पे ट्रांसवर्स होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब आपको पता है ना, जहां पे पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे, ऐसे ऑसिलेट करे, और वेव ऐसे आगे जा रही है। 90 डिग्री जब होगा तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, अब बेटा एक चीज मैं ये एक रोप ले लेता हूं, इसके ऊपर बम बना दिया। ये बहुत ही पतली सी रोप है, बहुत ही पतली सी डोरी है, और दूसरी जगह पे बेटा मैं एक थोड़ी थिक ले लेता हूं। ये क्या किया मैंने? एक थिक रोप ले ली। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि कौन सी रोप में ये जो बम्प है, ये जो वेव है, ये स्पीड में जाएगी? जो वायर पतली है या जो वायर मोटी है? बच्चा सीधी सी बात है कि जिसका मास ज्यादा है, जो मोटी है, वो बहुत धीमे धीमे जाएगी। देखो
अरे मोटी है ना यार, मोटी चीज जैसे जल्दी कहाँ ट्रैवल कर सकती है, लेकिन पतली चीज जल्दी से ट्रैवल कर पाएगी। इसका मतलब कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ रोप। रोप का जो भी मास होगा उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी। ठीक है। दूसरी एक चीज बताओ बड़ा, मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग को यहां पे बांध के रखा है, दोनों तरफ से टाइट बांध दिया, और इसके बीच का टेंशन, सपोज करो कि इसके बीच का टेंशन 1000 न्यूटन है, सपोज, ठीक है। और दूसरे केस में मैं क्या करता हूं कि एक डोरी को ऐसे लूज बांध देता हूं। मैंने क्या किया बेटा, एक बार डोरी को टाइटली बांध दिया, एक बार डोरी को लूज बांध दिया। कह देते कि चलिए इस समय जो टेंशन है वो है 20 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मैं इसको झटका दूं, तो किसमें फटाफट जाएगा यार, ये तो बहुत तेजी से खींची हुई है, जैसे ही झटका दूंगा तो फटफट फटफट चली जाएगी, लेकिन ये एकदम लूज है, झटका दूंगा तो ये ऐसे लूज करके जाएगी, है ना। देखो ये जो हमने सोचा है ना, ये पूरा एक आइडियोलॉजी है, फिजिक्स की आइडियोलॉजी है। सो हमने यहां से ये देखा कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी से, तो बच्चा यहां से हमने एक फॉर्मूला बना दी, डेराइव करेंगे, अभी हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, √T/μ। और जब प्रैक्टिकली इसको चेक किया गया तो ये फॉर्मूला 100% वैलिड निकली। क्या बोल रहा हूं मैं, जब हमने इसको प्रैक्टिकली चेक किया तो ये फॉर्मूला राइट निकली। अच्छा, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास लेते हैं, लेकिन बेटा फॉर्मूला के अंदर मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ L है और इसका मास अगर m है तो म्यू हो जाएगा m/L। म्यू क्या हो जाएगा, m/L। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए कि फॉर्मूला कहां से आए। आ जाओ, पहले क्या किया, पहले हमने अनुमान लगाया, फिर उसका डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला लेके आए, फिर प्रैक्टिकली चेक किया तो ये एकदम राइट निकली। अब देखते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या होगा। वेलोसिटी ओके, सपोज करो ये मेरी एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर मैंने एक वेव जनरेट कर दी है, और ये वेव बेटा v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। कितने स्पीड के साथ, v वेलोसिटी के साथ। अच्छा, अब इसके डेरिवेशन के लिए क्या करे। बच्चे काम करते हैं, जरा ध्यान से देखो, मैं ना इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, ये जो बम्प है ना, जो वेव है ना, ये वेव का छोटा सा टुकड़ा लेता हूं और इसको यहां बाहर ड्रॉ करता हूं। थोड़ा जूम कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर ड्रॉ किया और थोड़ा जूम कर दिया। फिर चलो कह देते हैं कि ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, ये कहीं ना कहीं जाके, अगर मैं इसको बड़ा इसके दोनों को एक्सटेंड करूं तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा। देखो बच्चा लोग, आपको दिख रहा है ये एक सर्कल का पार्ट हो गया बेटा। जब मैंने वेव का छोटा सा टुकड़ा ड्रॉ किया तो यार ये एक सर्कल बन सकता है क्या नहीं, एक सर्कल बनेगा, बोलो ये सुनो। अच्छा, अब इसकी जो लेंथ है वो मैं dl ले लेता हूं, यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, dl। बोलो सही है, ओके। मैं बेटा बोल देता हूं कि चलो इसका रेडियस r है। ये हमने क्या बोला कि सर्कल का पार्ट है, तो जिस सर्कल का ये पार्ट होगा उसकी रेडियस मैंने ले ली r। ये सर्कल है नहीं, ये तो जस्ट मैंने टुकड़ा निकाला तो एक आर्क बन गया। एक आर्क क्या होता है, सर्कल का टुकड़ा। तो ये मैंने मान लिया कि हाँ यार चलो ना एक सर्कल का टुकड़ा होगा, तो उस सर्कल की रेडियस मैंने r ले ली। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंड चलो ये एंगल ले लेते हैं थीटा, और ये भी थीटा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मैंने इसके बीच में से लाइन ली है और ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। और बेटा इसका मास पर यूनिट लेंथ को मैं म्यू ले लेता हूं। क्या ले रहा हूं, इसको म्यू कहते हैं, म्यू सिंबल का नाम है, और इसको मैंने क्या ले लिया, मास पर यूनिट लेंथ। ओके,
क्या क्या हमने लिया वो समझ आ गया। एक टुकड़ा लिया, उसको हमने सर्कल का एक पार्ट मान लिया, उसकी रेडियस ड्रॉ कर दी, उसके सेंटर से एक लाइन ले ली और इसको एंगल थीटा थीटा ले लिया। अच्छा अब क्या होगा बच्चा देखो सीधी सी बात है कि ये जो स्ट्रिंग है इसको मैंने एक जगह से बांध के रखा होगा और दूसरी से पकड़ा होगा, या गिटार है तो गिटार में दोनों जगह से बांधा हुआ होता है ना। मतलब अगर मैंने इसको बांधा है या टाइटली पकड़ा है तो इसके अंदर टेंशन होगी। चलो कह देते हैं कि इसके अंदर ये टी टेंशन लग रही है। कितनी टेंशन? टी टेंशन। अच्छा बच्चा लोग एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना बेटा। क्या इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगी? नहीं, सेम नहीं होगी बेटा। टेंशन सेम कब होती है? जब डोरी मासलेस होती है। मुझे पता है हम चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में वो पुल्ली से डोरी लेते थे, टेंशन इक्वल लेते थे, बट वो मासलेस स्ट्रिंग हुआ करती थी बेटा। यहां पे मासलेस थोड़ी ना है, देखो ना इसको मास है, इट हैज सम मास, म्यू इज इक्वल टू सम, इट हैज सम मास। इसका मतलब ये मासलेस नहीं है। तो बेटा तो अगर मैं यहां का टेंशन निकालूं और यहां का टेंशन निकालूं तो बेटा वो अलग अलग आएगा, वो टेंशन अलग अलग आएगा। उसको आगे जाके मैं प्रूव भी करूंगा, ठीक है। लेकिन इसके पूरे पे देखो बच्चा, ये तो यार छोटा सा है ना। देखो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गुजरात और राजस्थान दोनों जगह पे मिट्टी अलग अलग होती है। ये मिट्टी का लेवल कह लो, मिट्टी की क्वालिटी कह लो, अलग अलग है ना। इतना दूर जा रहे तो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन बेटा आपके घर और आपके बाजू वाले घर का जो जमीन है यार वो तो सेम ही रहेगी ना। आज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो जमीन का सब चीजें बदल सकती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदल सकते हैं, लेकिन आपका घर और आपके बाजू वाले घर की जो जमीन है यार वो तो सेम ही रहेगी ना। यानी कि डिस्टेंस क्लोज है, बहुत नजदीक है। इसीलिए सिमिलरली ये बहुत ही नजदीक है। तो यहां पे और यहां पे देखो, ये तो हमने खाली जूम करके बड़ा दिखाया है, बट एक्चुअली ये है तो छोटा। सो यहां का और यहां का टेंशन सेम हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये जो छोटा सा पार्ट मैंने लिया है इसका मास मैं ले लेता हूं dm। म्यू क्या था? मास पर यूनिट लेंथ था। 1 मीटर में 1 मीटर की कितना मास, उसको कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर का कितना मास होगा, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। टोटल मास मैंने ले लिया, छोटा सा पार्ट है तो लेंथ छोटी, छोटा सा मास। अच्छा अब क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा। बुक्स में, आपके बुक में ऐसा लिखा जाता है कि इसकी मोशन देखो, रेफर द मोशन ऑफ वेव from the frame of wave itself। ये क्या है यार सर, ये क्या लिख दिया आपने? देखो वो क्या बोल रहा है कि इसकी जो मोशन है आगे जाने की, उसको आपको देखना है यहीं से। मतलब बेटा देखो, सपोज करो कि मैं अपने घर के खिड़की पे खड़ा हूं और मेरे को एक दिख रहा है गाड़ी जा रही है, तो वो हो गया फ्रॉम दी ग्राउंड फ्रेम। चैप्टर नंबर 5, 6 में आपने देखा था फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं अगर मेरे घर के बारी पे खड़ा हूं और एक गाड़ी ऐसे जा रही है तो मैं बोलूंगा कि मैं ग्राउंड के रेफरेंस में देख रहा हूं। मेरी जो फ्रेम है वो कैसी हो गई? ग्राउंड फ्रेम। क्यों? बिकॉज मैं स्टेशनरी हूं और गाड़ी जा रहा है। लेकिन बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको, इस वेव को अगर ग्राउंड से देखूं, यानी कि मान लो कि मैं अपने घर के खिड़की पे खड़ा हूं और मेरे सामने से वेव गुजर रही है, क्या उस समय ये v वेलोसिटी के साथ आगे जाएगी? सोच के बताना। नहीं नहीं बेटा, देखो बात सुनो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इस यहां का कोई पार्टिकल है जो यहां पे डिस्प्लेस कर रहा है। यानी जब मैं अपने खिड़की पे खड़े ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे तो ये दिखाई देगा, मुझे ये दिखाई देगा, और ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी मुझे वहां से पता नहीं चली। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इमेजिन करो कि मैं आपको छोटा कर देता हूं और आपको लेके मैं यहां बिठा देता हूं। ये जो इसका टॉप पॉइंट है ना, टॉप पॉइंट, मैं आपको वहां बिठा देता हूं। अब वेव आगे जा रही है, आप भी वेव के साथ आगे जाओगे। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे
ये मान लो कि ये वेव यहां से होती हुई इधर आ गई, यहां से होती हुई इधर आ गई, आप यहां पे बैठे हो। बेटा जब आप यहां पे पहुंचोगे तो आपको ये वाला पार्टिकल दूर जाता हुआ दिखाई देगा। अरे यार तो ऐसी बात होगी ना, सपोज करो आप बस में जा रहे हो और रोड के साइड में एक झाड़ है, तो आप जब बस में जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि झाड़ पीछे जा रहा है, मैं आगे नहीं जा रहा हूं, रियली में आप ही आगे जा रहे हो, बट हमें कैसा लगता है कि झाड़ पीछे जा रहा है। तो जब हम झाड़ को ऐसे देखते हैं तो हमें आइडिया आ जाता है कि हम लोग कितने फास्ट मूव कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप यहां पे बैठ जाओ और यहां से ऐसे पीछे मुड़ के देखो तो आपको लगेगा ये पार्टिकल दूर जा रहा है। कौन सा पार्टिकल? ये पार्टिकल, ये वाला, ये जो अब की बार हमें ड्रॉ किया हुआ है ना, ये वाला। तो आपको क्या लगेगा कि ये पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ पीछे जा रहा है। क्या हो रहा है? v वेलोसिटी के साथ पीछे जा रहा है। आपको तो पीछे दिखेगा ना, आप जितने तेजी से आगे बढ़ रहे हो उतने तेजी से आपको चीजें पीछे जाती हुई दिखाई देती है। क्लियर? यहां तक समझ आया? ठीक है। अब एक और बात बेटा, ये देखो ये वेव है, ये आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो जब आप ऐसे पीछे से देखोगे तो आपको दूर तो जाते हुए दिखेगा, लेकिन साथ में आपको ऐसा दिखेगा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। मतलब ये एक सर्कुलर मोशन जैसा आपको दिखेगा। सर्कुलर में क्या होता है, कोई एक चीज यहां पे है वो सर्कल कर रहा है, गायब हुआ आ गया, गायब हुआ आ गया। यानी जब हम जाएंगे यहां से तो हमें ये मोशन एक सर्कुलर मोशन जैसा दिखाई देने वाला है। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। देखो इसकी फॉर्मूला बहुत इजी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटी छोटी फिजिक्स छुपी हुई है। समझ आ रहा है आपको बच्चा लोग? ओके। तो बच्चा लोग अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सीधी सी बात है कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए, है कि नहीं? अच्छा एक काम करते हैं, चलिए इसके फोर्स के बारे में डिफाइन करते हैं। ये हटा दूं मैं अभी के लिए। ओके बेटा एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और एक ये टेंशन के नीचे। हम क्या करें, टेंशन के दो सेट पार्ट ले रहे हैं। अच्छा अब बच्चा जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना, ये आपको z बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यस और नो? तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोलो है कि नहीं? अच्छा अब बेटा देखो ये पूरा एंगल 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 कैसे यार? ये रेडियस और ये टेंजेंट, देखो ना आपने पढ़ा हुआ है ना 10th में कि अगर कोई रेडियस है और टेंजेंट है तो उसके बीच 90 डिग्री बनता है, याद है? यस और नो? अच्छा तो बच्चा लोग अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा और ये वापस थीटा हो जाएगा। देखो 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 ये भी तो 90 डिग्री है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा बिकॉज ये 90 है, फिर 90 माइनस थीटा उसमें से वापस 90 माइनस, यानी कि जो एंगल ये है वही एंगल आ जाएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा यानी कि ये थीटा हो गया, ये टी है तो बच्चा ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। बोलो सही है? सिमिलरली यहां भी ऐसा होगा बेटा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है? जो सेंटर के तरफ होता है। सेंटर के तरफ कौन सा फोर्स है? ये दोनों, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना है? 2t sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो यहां तक क्लियर? अच्छा अब बेटा आप बोलोगे ये t cos थीटा, बच्चा इधर भी t cos थीटा इधर भी t cos थीटा, टेंशन सेम एंगल सेम, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, यानी कि दो फोर्स यही बचे t sin थीटा। हमने क्या किया, हमने इसके कंपोनेंट्स लिए, तो सेंटर की तरफ ये आया और जो सेंटर की तरफ होता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स काउंट करते हैं। पढ़ रखा है ना चैप्टर 7 में, सर्कुलर मोशन जब होता है तब। अच्छा अब बेटा एक जरा बात सोचो यार, ये थीटा तो आपको यहां पे बड़ा दिख रहा है यार, ये थीटा यहां बनाओ, ये थीटा यहां बनाओ, तो ये कितना छोटा एंगल बनेगा, कितना छोटा बनेगा, यानी थीटा बहुत छोटा है। आपको पता है कि अगर थीटा छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा ले लेते हैं, सो 2t थीटा इज इक्वल टू fc। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। यहां तक क्लियर? आपको मालूम है कि इफ थीटा इज स्मॉल
देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। क्लियर? अच्छा, बट अब सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला भी हम जानते हैं, हम उसको 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या क्या होती है? mv² बाय r। यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ले लेते हैं। चलिए सॉरी, mv² बाय r। बच्चा मास, हम यहाँ पे क्या चीज ले रहे हैं? हम म्यू ले रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ, है क्या नहीं? तो एक बात बताओ, ये मास, अच्छा एक काम करो, ये हमने ये सेक्शन लिया है ना, ये सेक्शन का मास कितना है? dm, तो इसको हम dm ले लेते हैं। तो बच्चा इस यहां से लेके यहां तक का म्यू कितना हो जाएगा? म्यू क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितना है इसका? dm, और इसकी लेंथ कितनी है? dl। बोलो क्लियर? तो यहां से dm क्या हो जाएगा? म्यू इंटू dl, म्यू dl v² बाय r। बोलो यहां तक क्लियर? अच्छा, अब बेटा dl की जगह पे भी क्या हम यहाँ पे r थीटा लिख सकते हैं? बच्चा हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि जब ऐसे आर्क बनता है तो ये थीटा कितना होता है? देखो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है, ये एंगल कितना बन रहा है? 2 थीटा। तो हमने कई बार देखा हुआ है 2 थीटा इज इक्वल टू dl बाय r। बड़ा पूरा सर्कल 360 डिग्री, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई r। तो जब 2 थीटा इतना एंगल बनेगा तो कितना होगा? ये हमने पहले बहुत बार किया हुआ है, ठीक है, आप वो निकाल सकते हो। सो यहां से dl क्या हो जाएगा बेटा? dl इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू r। बोलो क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो चलो यहाँ पे fc इज इक्वल टू म्यू, dl की जगह पे ये रख दो 2 थीटा r v² बाय r। तो r से r तो चला गया, क्या बचा यहाँ पे? fc इज इक्वल टू म्यू 2 थीटा v², म्यू 2 थीटा v²। तो ये आ गई बेटा एक और इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये थी पहली इक्वेशन, वो है दूसरी इक्वेशन। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 and 2। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? 2t थीटा इज इक्वल टू म्यू 2 थीटा v²। यस और नो? तो देखो 2 से 2 गया, थीटा से थीटा गया, क्या बचा? t इज इक्वल टू म्यू v²। इसको नीचे ले आओ, यहां लिख लो। सर कहां कहां क्या क्या घुसाते हो? सॉरी बच्चा, क्या करें, करना पड़ेगा। इसको यहां नीचे ले आवे, सो v² इज इक्वल टू t बाय म्यू। सो v हो जाएगा यहां से रूट t बाय u। सो बच्चा ये आ गई हमारी फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग, वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग या इन अ रोड। क्लियर? जहां पे ट्रांसवर्स मोशन होता हो वहां पे हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाकी कहीं भी नहीं, बाकी कहीं भी नहीं होगा बेटा। साउंड में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नहीं, वहां पे अलग फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा, तो बच्चा लोग हमेशा की तरह चलिए हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो बच्चा लोग पहला क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर होता है। हमको बड़ा इस तरह का कोई डायग्राम दे रखा है, ये यहाँ पे एक पुल्ली है, ये स्ट्रिंग यहाँ जा रही है, यहाँ पे एक और पुल्ली है, इसको भी यहाँ पे अटैच कर दिया गया है और इसको यहाँ पे बांध दिया गया है। ठीक है, जरा देख लो मैं भाई इधर क्या दे रखा है। ओके, यहाँ पे कुछ मास लटकाया हुआ है और यहाँ पे भी कुछ मास लटकाया है, M1 बोल देते हैं, यहाँ पे M2 बोल देते हैं। इसको A B बोल दिया गया है और ये जो स्ट्रिंग है इसको C और इसको D बोल दिया गया है। बोला क्या है बस, अब ये मास ज्यादा है, ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। इसकी वेलोसिटी v1 दी हुई है, इसकी वेलोसिटी v2 दे रखी है। आपको बोला गया है कि ये जितना भी दूरी है सबका मटेरियल सेम है, सबका मटेरियल सेम है और सब हर कोई मासलेस है। मासलेस मतलब कुछ ना कुछ मास है लेकिन मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब बेटा उसकी डेंसिटी सेम, उसके अंदर सब कुछ सेम। तो फाइंड करो, फाइंड रेशियो ऑफ v1 बाय v2। ठीक है, और इसमें बोल दिया जा रहा है कि वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? तो हमने बड़ा फॉर्मूला देखी है
वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, रूट टी बाय म्यू। ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t2 बाय म्यू2। बोलो सही है। अच्छा अब अच्छा एक चीज ध्यान दो कि म्यू1 और म्यू2 तो सेम हो जाएगा यार, म्यू1 म्यू2 सेम है ना, बिकॉज पूरा एक साथ ही तो चल रहा है। देखो जो भी स्ट्रिंग है सबका मास इक्वल जगह पे इक्वल होगा, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ तो सेम होगा, स्ट्रिंग सेम है इसीलिए। तो इसको मैं 1 2 हटा देता हूं, तो यहां से ये कट, यहां से ये कट, तो क्या बचा, रूट ऑफ t1 बाय t2। अब जरा ये पता लगाओ इसमें कितना टेंशन होगा, इसमें कितना टेंशन होगा। बच्चा सब जगह एक जैसा चल रहा है, और देखो यहां से यहां आने में इस बार टेंशन चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसकी लेंथ बहुत छोटी है। ये सब छोटे छोटे लेंथ के हैं। देखो बच्चा, तो अगर लेंथ ज्यादा हो, लेंथ ज्यादा है और मास ज्यादा है तो उस समय टेंशन चेंज होगा। अभी इसके बाद में एक क्वेश्चन करता हूं उस टाइप का, ठीक है। बट अब की बार क्या है, लेंथ सबकी छोटी छोटी है तो टेंशन में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सो यहां का टेंशन T, यहां का टेंशन T, हम कह देते बेटा यहां भी टेंशन T है नीचे की तरफ, है ना, सॉरी टेंशन ऊपर की तरफ, जितना इधर उतना इधर उतना इधर। तो बच्चा इसमें कितना टेंशन हो जाएगा, T प्लस T 2T, यहां पे T इसको बैलेंस करने के लिए ये तो 2T। बोलो क्लियर है। सो ये 1 ये 2, बेटा V1 के अंदर टेंशन कितना है T अपॉन इसके अंदर टेंशन कितना है 2T, तो T से T कट, आंसर आ गया 1 बाय रूट 2। सो रेशियो कितना आ गया, V1 बाय V2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। बोलो क्लियर, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए। बड़ा समझ आया, फिगर दिखने में बहुत आड़ी टेढ़ी लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस चलो यहां पे आपको तकरीबन 1 मीटर जितनी दूरी दी है और यहां पे कुछ मास लटक रहा है, कह देते हैं 2g, जहां पे g की वैल्यू है आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 2 kg, ये 2 kg मास है। एंड आपको बेटा इसका म्यू देके रखा है 0.1 मीटर पर, सॉरी kg पर मीटर, बरोबर है, 0.1 kg पर मीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चा, अब मुझे 1 मीटर की लेंथ देके रखी है और मुझे कहा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। मैं बेटा ये वेव ले लेता हूं, मैं यहां से एक वेव ले लेता हूं। मुझे अब कहा जा रहा है कि इसकी वेव वेलोसिटी फाइंड करो, दूसरा टाइम फाइंड करो कि इसको यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा। मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव एंड टाइम टेकन बाय वेव टू रीच फ्रॉम A टू B। A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब अच्छा देखो जरा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में मैं एक यहां का टेंशन फाइंड करता हूं, एक यहां का टेंशन फाइंड करता हूं। ऐसा क्यों, देखो बेटा एक लॉजिक है, इस जगह पे जो टेंशन होगा बेटा वो इस मास के कारण होगा, 2 kg के कारण। बेटा इसके नीचे कितना वेट लगता है mg, 2g, यानी कितना लगेगा 20, कितना वेट लगेगा बेटा 20 न्यूटन। तो इसके ऊपर टेंशन लगेगी इसके कारण। अब बेटा जैसे आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे यार, इसकी भी तो कुछ ना कुछ मास है ना। देखो आप सपोज करो आप यहां पे आ गए, यहां की टेंशन बताओ, तो बेटा यहां की टेंशन इस मास के कारण और इस मास के कारण होगा। यार ये जो डोरी है इसका भी कुछ तो मास होगा, है कि नहीं। मैंने कहा था ना कि जब डोरी का मास होता है तो उसके अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होती है, यानी इस अब की बार टेंशन इसके कारण और इसके कारण होगा। अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो बेटा इस जगह पे टेंशन किसके कारण होगा, एक तो इस पूरे डोरी के मास के कारण और इसके मास के कारण। अब इस केस में एक बात बताओ, यहां का टेंशन कितना है, थोड़ा इसको मैं T1 बोल देता हूं, तो T1 इक्वल टू 20 न्यूटन। बोलो सही है, T1 इक्वल टू 20 न्यूटन।
अच्छा यहाँ का मास टेंशन बताओ T2, तो बच्चा इधर का T2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ स्ट्रिंग प्लस 2 kg इंटू जी, बोलो है कि नहीं। अच्छा मास कितना हो जाएगा बच्चा, आपको देखो ये क्या देके रखा है, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका टोटल मास क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, म्यू इंटू एल इज इक्वल टू टोटल मास। बेटा इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, म्यू कितना है 0.1, यानी मास कितना हो गया 0.1 kg। बच्चा जरा एक बात बताओ, अब इसका 20 kg था, सॉरी 2 kg था, और 2 kg के अंदर 0.1 kg ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा, 20.1 हो जाएगा, यानी कि यहां पे आएगा 21 पॉइंट इंटू 10 यानी 21, ये 20 न्यूटन है और ये 21 न्यूटन है। इस केस में बच्चा, इस केस में ज्यादा फर्क नहीं आया, बहुत मामूली सा फर्क आया, तो हम यहाँ पे टेंशन को इक्वल ले सकते हैं। बट इसके बाद एक और बेटा वैल्यू चेंज करूंगा, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता तो बेटा हम दोनों के टेंशन को अलग अलग लेंगे। बेटा अगर टेंशन अलग अलग है, वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, √T/μ। बेटा अगर अलग अलग जगह का टेंशन अलग अलग है तो अलग अलग जगह की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, अलग अलग जगह की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। समझ आ रहा है। तो एग्जाम में जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आवे तो पहले तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि टेंशन हर जगह का सेम है या अलग। अब हमने यहां पे देखा कि यार यहां पे टेंशन ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खास फर्क नहीं है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, कितना टेंशन ये वाला ले लो 20/0.1, 20/0.1, तो ये कितना हो जाएगा √200, तो ये हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। 10 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, सो ये हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर, वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये वेव फटाफट आ जाएगी नीचे। बट अगर बेटा मैं यहाँ पे 2 kg की जगह 20 kg कर दूं, सॉरी चलो इसको 2 kg ही रखते हैं, कोई बात नहीं, इसको 2 kg रखते हैं। बट अब की बार मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैंने अब लंबाई 1 मीटर की जगह पे 20 मीटर ले ली, दोहरी लंबी कर दी है, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखो, यहां पे 20 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, इधर था 20 न्यूटन, ऊपर जाते जाते हो जाएगा 20 + 2, सॉरी 2 + 2 4, 40 kg हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, 2 मास कितना आया 2 + 2 4 × 10 40 kg, सॉरी 40 न्यूटन, सॉरी माय मिस्टेक। बच्चा आप देख सकते हो अब 20 है और ऊपर 40 है, अब बड़ा चेंज आ गया, तो अब हम टेंशन को अवॉइड नहीं कर सकते। पहले तो बहुत मामूली सा फर्क था तो हमने उसके चेंज को अवॉइड किया, बट अब हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो आपको एग्जाम में पता लगाना पड़ेगा कि टेंशन सेम है या अलग। तो बड़ा वैल्यूज से पता लग जाता है, ये जो वैल्यूज होते हैं ना देखते ही समझ आ जाता है। तो अब की बार क्या करेंगे, अच्छा अगर चलो एक काम करो, मैं उसका बताता हूं। इस समय का टाइम भी पूछा है ना, टाइम टेकन, तो बच्चा वो तो आपको पता है, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पहले कितना था 1 मीटर पहले वाले में, सो 1 अपॉन स्पीड कितनी थी 14, सो 1/14 कर लो, जो भी आंसर आवे 0 पॉइंट समथिंग सेकेंड, 0.0 कितना हो जाएगा 10 100, तो अप्रोक्सीमेटली 570 0.07 सेकेंड समथिंग आंसर आएगा, वो आप कैलसी में कर लेना। यानी कि देख सकते हो कितने झड़प से ये वेव नीचे आ गई, कितने स्पीड में चल रही है। ये कब था, पहले था। आओ अब की बार वेलोसिटी ढूंढते हैं, चलिए अब की बार अलग अलग जगह की अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो बड़ा आपको मालूम है फिजिक्स के अंदर जब कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती जा रही है लगातार, तो हम इंटीग्रेशन में बहुत सारी कहानी देखते हैं, है कि नहीं, यस और नो। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चे, काम करो, मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूं और इस पॉइंट पे मैं ये जो डिस्टेंस है इसको x बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, x बोल देता हूं, और इस पूरे को मैं l बोल देता हूं। इसकी वैल्यू 20 है इस क्वेश्चन के लिए,
बट अब मैं क्या कर रहा हूं, जनरल टर्म ले रहा हूं, इसको मैं कैपिटल एल बोल देता हूं। जो लेंथ है कैपिटल एल, और मैं इस पॉइंट पे आके टेंशन फाइंड कर रहा हूं। तो बच्चा एक बात बताओ, इस जगह की जो वेलोसिटी होगी वो होगी रूट टी बाय म्यू। बोलो सही है? अच्छा अब क्या करें? बच्चा लोग इस जगह पे टेंशन किस कारण की होगी? मैंने बताया था ना, एक तो इसके कारण और एक इसके कारण, एक इसके कारण और एक इसके कारण। इसका टोटल मास हम कैपिटल एम ले लेते हैं, टोटल मास कैपिटल एम। इसको अभी के लिए जान दो भाई, ठीक है। तो बच्चा यहां के लिए टेंशन पता लगाओ। पहले तो ये जो मास नीचे लटका हुआ है वो स्मॉल एम इनटू सॉरी प्लस जो इसका मास होगा वो, बेटा इसका मास कितना होगा वो हमको यहां से पता लगेगा। बेटा म्यू का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। यानी कि अगर टोटल लेंथ इतनी है, टोटल लेंथ एल है तो मास एम है। बेटा टोटल लेंथ एल था तो मास एम है कि नहीं? तो अब अगर लेंथ एक्स है, जब लेंथ एल था तो मास एम था। अब अगर मैं लेंथ एक्स ले रहा हूं तो मास कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई एम एक्स बाय एल। मास कितना हो जाएगा? एम एक्स बाय एल। ये हो जाएगा टोटल मास। क्लियर? एक काम करो, इसको अभी के लिए अवॉइड करो। मान लो कि ये कोई थिक मोटी सी डोरी है जिसका अपना ही मास है, नीचे कोई लटका हुआ नहीं, तो इस जगह का बॉटम का टेंशन अब की बार जीरो। क्यों? बड़ा नीचे कोई मास ही नहीं है, कोई खींच ही नहीं रहा, तो यहाँ का टेंशन जीरो। लेकिन यहाँ पे टेंशन कुछ बढ़ता जाएगा बिकॉज इसके मास के कारण। तो इसका मास कितना हो जाएगा? एम एक्स बाय एल। तो अब की बार यहाँ का टेंशन कितना हो गया? एम एक्स बाय एल। चलिए इसको लिख देते हैं, एम एक्स बाय एल इंटू जी। अच्छा टेंशन मास इंटू जी होता है ना, तो मास इंटू जी। अच्छा म्यू की फॉर्मूला क्या होती है? एम बाय एल। तो देखो एम गया, एल गया, वेलोसिटी कितनी आ गई? रूट एक्स जी। कितनी आ गई? रूट एक्स जी। यानी इस जगह पे वेलोसिटी ऐसे। देखो बच्चा लोग एक चीज और है, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे टेंशन बढ़ रही है यार। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो मास बढ़ता जाएगा, इसका मास बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा, टेंशन से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो देखो फॉर्मूला आ गया, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे एक्स बदलता जाएगा। देखो ये एक्स बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये जो बड़ा इस जगह के लिए आया, ये जो वेलोसिटी है वो इस जगह के लिए, पूरे के लिए एक जनरल इक्वेशन कैसे करेंगे? मैंने कहा इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। आओ देखते हैं अब क्या करी। बेटा देखो, क्या वेलोसिटी को मैं dx बाय dt लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। सो ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स जी। बेटा क्या रूट एक्स जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं? रूट एक्स इंटू रूट जी लिख सकता हूं ना? ओके, एक काम करते हैं, ये रूट एक्स को नीचे ले आते हैं, dx बाय रूट एक्स, और ये इसको यहां ले जाते हैं रूट जी इंटू डी टी। अब यहां पे चेंज क्या हो रहा है? x चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं भाई। x का इंटीग्रेशन कहां से होगा? x कहां से कहां चेंज हो रहा है? यहां से यहां तक। बेटा यहां पे x की वैल्यू कितनी है? 0। यार यहां पे तो डिस्टेंस है ही ना, एकदम नीचे, सबसे नीचे, और सबसे ऊपर x की लंबाई कितनी हो जाएगी? l, यानी इंटीग्रेशन 0 से l। बोलो सही है? अच्छा, और इस समय का टाइम क्या हो जाएगा? बेटा जब आप इधर थे तो टाइम की शुरुआत करोगे तो टाइम 0, और जब यहां पूछोगे तो टोटल टाइम t, तो इंटीग्रेशन 0 से t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स। कैसे? बेटा आपको पता है फॉर्मूला क्या होती है इसकी? xn+1 अपॉन n+1। जो ओरिजिनल पावर थी उसमें +1, डिनोमिनेटर में वही नवी पावर। तो देखो हमारे इस केस में अब क्या होगा?
क्या बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x के पावर में -1/2। देखो रूट है, रूट 1/2 में हो जाएगा और फिर उसको ऊपर ले लो तो -1/2। इसका इंटीग्रेशन करो, x -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 n + 1 अपॉन n + 1। तो ये कितना हो गया 2 - 1, ये भी हो गया 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये √x। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन 2√x इज इक्वल टू, बेटा ये रूट जी तो कांस्टेंट है, जी तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन t 0 से t। यहां पे क्या हो जाएगा 2√l, x की जगह पे एक बार l एक बार 0, तो 2√l - 2√0 वो तो गया, इज इक्वल टू √g इंटू टाइम। सो यहां से टाइम निकालो, टाइम क्या हो जाएगा 2√l/g, ये हो जाएगा टाइम। इसका मतलब जब टेंशन बदलता जा रहा है तो वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट की अलग अलग है, तो वो कैसे निकालेंगे √xg। जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है वहां तक की लेंथ, नीचे से वहां तक की लेंथ। अगर बेटा नीचे मास है तो यहां पे आपको मास ऐड करना पड़ेगा, यानी कि v = xg + mg, जो मास नीचे लटक रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? सो जिस पॉइंट पे आपको वहां तक की लेंथ, ये वेलोसिटी। अब टोटल टाइम पूछा जाएगा, जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम पूछा जाता है, वेलोसिटी नहीं। तो टाइम कितना आ जाएगा 2√l/g, इसकी टोटल लेंथ अपॉन g। बहुत इजी फॉर्मूला, पता है आपने टाइम पीरियड देखा था ऐसा 2πl/g, देखो वैसा ही कुछ आ गया, खाली यहाँ पे पाई नहीं, बिकॉज ये कोई SHM नहीं है, जो खाली वेव है, वेव की वेलोसिटी है, SHM नहीं है, वेव की वेलोसिटी है। सो यहाँ पे क्या आ गया 2√l/g। ठीक है बच्चा लोग, सो बस इतना ही था इसके कहानी में। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होवे या आपकी स्कूल की एग्जाम होवे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आ सकता। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।